नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? मेरे नौनिहाल। आज हम लेक्चर नंबर 6 प्रथम संक्रमण श्रेणी के भाग 4 पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे इसमें किन किन के बारे में, इनके उत्प्रेरकी गुण और चुंबकीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं हम कैसे इसके बारे में बात करते हैं और क्या क्या बातें यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके उत्प्रेरकी गुणों के बारे में। देखिए, उत्प्रेरक आपको पता है बच्चों क्या होते हैं? सब लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक यौगिक जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किए बिना अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि उत्प्रेरक होते क्या है ना? उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है? तो उत्प्रेरक के बारे में हम बताएंगे कि उत्प्रेरक वे रासायनिक यौगिक या वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक यौगिक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। हमेशा बढ़ाते हैं वो जरूरी नहीं है। परिवर्तित करने का मतलब है मेरे बच्चों, या तो बढ़ा भी देते हैं या कम भी कर देते हैं। हाँ जी, उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, है ना? दोनों प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, खुद परिवर्तित नहीं होंगे, अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक कौन होते हैं? जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं परंतु अपरिवर्तित रहते हुए उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को ही परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। अब उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की दर को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं देखते हैं। तो उत्प्रेरक का जो काम होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या बनाएंगे? एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक ऊर्जा आरेख बनाएंगे। ऊर्जा आरेख जो है वो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की या अभिक्रिया का पथ या अभिक्रिया की गति के ऊपर रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो है उस पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, उत्प्रेरक के गुण को समझाने के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो बना है, अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया की प्रगति इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके जो अभिकारक हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी ऊर्जा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऊर्जा है रिएक्टेंट्स की और यहाँ पर प्रोडक्ट्स की ऊर्जा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में यानी कि कोई अभिकारक जब अपने उत्पाद में परिवर्तित होता है तो इसको एक मिनिमम एनर्जी जो है वो मिनिमम एक एनर्जी होती है वो इसको प्राप्त करनी होती है। जब तक सभी रिएक्टेंट्स एक ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, एक फिक्स क्राइटेरिया होता है ऊर्जा का, यदि उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट में बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, है ना, तब क्या होता है कि ऊर्जा बढ़ती है ना। ऊर्जा बढ़ती तो रिएक्टेंट एक मिनिमम ऊर्जा तक पहुंचते, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है, ठीक है। जब तक सभी रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक या सक्रियण ऊर्जा तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन्होंने गेन कर ली तो सभी जब तक सारे के सारे यहाँ नहीं पहुंच जाते तब तक आगे ये रिएक्शन जो है बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तो ये इस प्रकार से होता है, परंतु आपने जैसे ही कोई उत्प्रेरक डाला, है ना, ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता हो, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता हो, तो वो क्या करेगा? इस सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देगा इस तरीके से। अब जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो कितना रह गया बच्चों? वो इतना ही रह गया। ये देखो,
यहां से लेकर के यहां तक रिएक्टेंट की एनर्जी से, है ना। तो सक्रियण ऊर्जा अब की बार कैसी हो गई, EA डैश, मैं इसको डैश से लिख दूं, है ना। आप देख रहे होंगे कि EA का मान EA डैश से अधिक है ना। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि EA इज ग्रेटर देन EA डैश, है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये वाला जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी ये कब थी, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तो एनर्जी जो थी वो इतनी ज्यादा थी, है ना, परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हुआ, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान जो है वो कम हो गया। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी ही रह गई है, इतनी रहने की वजह से क्या होगा, अब अधिक मात्रा में जो रिएक्टेंट्स हैं, पहले इतनी ऊर्जा गेन करनी पड़ती थी, अब इतनी ही ऊर्जा गेन करनी पड़ेगी प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो बताइए जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसकी दर बढ़ जाएगी, है ना। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ये स्पष्ट समझ में आता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं, वो क्या काम करते हैं। पहले हमने क्या बताया, उत्प्रेरक क्या होते हैं, दूसरा हमने बताया उत्प्रेरक काम कैसे करते हैं, कि एक्टिवेशन एनर्जी जो सक्रियण ऊर्जा है EA यहाँ पर क्या है, सक्रियण ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसे प्राप्त किए बिना कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल नहीं सकता, है ना, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा का मान यदि कम हो जाएगा तो ज्यादा नंबर में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है, यही होगा। अब हम इसको डी ब्लॉक में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि डी ब्लॉक के जो अधिकांश तत्व होते हैं ना बेटा, वो सब कैसे होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है इनका, कि वो अलग अलग टाइप की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि डी ब्लॉक की अधिकांश धातुएं उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करने वाली जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं, उनके कारण क्या क्या है, उनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करें, ठीक है। तो डी ब्लॉक की जितने भी तत्व होते हैं ना बेटा, उनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक वो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उसका पहला ही कारण क्या है कि डी ब्लॉक के तत्वों में N-1 डी उपकोष में N-1 डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है, जिससे नए बंध बनाने हेतु संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाती है। मतलब क्या होता है बेटा, जब भी कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो आपने उत्प्रेरक जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, अभिकारक जो लिए हैं, उनके पहले से उपस्थित जो बंध हैं वो टूटेंगे, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि A और B की अभिक्रिया आपको करानी है C और D से, ठीक है। अब पहले से उपस्थित जो बंध हैं A और B के और C और D के, पहले तो ये टूटेंगे, है ना, ये टूटेंगे और
सी का बी से, डी का ए के साथ में बंध बनेगा। तो यहाँ पर हमारे डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो क्या काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर n-1 डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है क्या कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर एक उपस्थित है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन वहां पर या दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन वहां पर आकर के अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये इन रिएक्टेंट्स को स्थान प्रोवाइड करते हैं, जगह यहाँ पर इसको दे पाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और रखने के लिए जगह है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन और रखने के लिए जगह होने की वजह से ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर संक्रमण अवस्था आराम से बना पाते हैं। कैसे बना पाते हैं, देखिए ए और बी के बीच का जो बंध है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। इसी प्रकार से सी और डी के बीच का भी बंध जो है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, और डी ब्लॉक उपस्थित होने की वजह से यहाँ इनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर रख सकते हैं, ताकि ए और सी के बीच में बंध बनना प्रारंभ हो जाए और बी और डी के बीच में भी बंध बनना प्रारंभ हो जाए। तो इस तरह की एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें पुराने बंध टूट रहे होते हैं और नए बंधों का निर्माण हो रहा होता है। बाद में जब कैटलिस्ट अपना काम खत्म कर देता है तो नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से, है ना। पुराने बॉन्ड पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं और नए बंध पूरी तरीके से बन चुके होते हैं। बट ये बाद की बात है ना। पहले ट्रांजिशन मेटल्स क्या करती हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनको इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह प्रोवाइड करवाती है। अरे इलेक्ट्रॉन अपने पास बहुत सारे हैं, अरेंज करना है चीजों को, तो खाली जगह जहां पर होगी वहीं तो हम पहले चीजें रखेंगे, बाद में अरेंज करेंगे, है ना। तो क्या होता है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें n-1d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाने के कारण बंध बनाने के लिए सक्रियण ऊर्जा में या सक्रियण ऊर्जा पर क्या बनाने की कोशिश करते हैं, संक्रमण अवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। और ये संक्रमण अवस्था ए से बी के बीच में जो बंध था पुराना, वो धीरे धीरे टूट रहा है और बी और डी के बीच में बन रहा है, ऐसे यहाँ भी टूट रहा है और यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो अवस्था है जहां पर पूरी के तरीके से न तो रिएक्टेंट उपस्थित है, न ही प्रोडक्ट उपस्थित है, तो ये दोनों के बीच की अवस्था है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, संक्रमण अवस्था कहा है। बोलिए बात समझ में आई। इसके आगे यदि हम दूसरे कारण की बात करें, भाई एक कारण तो ये हुआ कि मध्यवर्ती जो अवस्था, जो संक्रमण अवस्था आपकी प्राप्त हुई थी, वो कैसी थी, अस्थायी थी। बाद में उत्प्रेरक अपना काम करने के बाद में बाहर निकल जाता है और स्थायी जो प्रोडक्ट है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, जब उत्प्रेरक के बारे में बात की जाती है, डी ब्लॉक के जो तत्व है उनके उत्प्रेरकीय गुणों के बारे में जब चर्चा की जाती है, तो आप देखिए कि SO2 को SO3 में परिवर्तित करने के लिए, है ना, SO2 को SO3 में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, V2O5 को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में SO2 को SO3 में परिवर्तित करता है। तो इसका कारण क्या है, कारण ये है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ये जो V2O5 है ना, ये इसलिए V2O5 में V की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा, +5 है, और ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, V2O4 में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार परिवर्तित होगा देखिएगा, SO2 ने V2O5 की उपस्थिति में SO3 में इसको अपने आप को परिवर्तित किया, और ये किसमें परिवर्तित हो गया भाई, V2O4 में। अब ये V2O4 जो है वापिस से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके और V2O5 में पुनः परिवर्तित हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, है ना, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जब SO2 को V2O5 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, SO3 प्राप्त होगा, है ना, और ये V2O5 जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, V2O4 में। देखो
V2O4 में परिवर्तित हो गया। अब ये जो V2O4 है ना, यहाँ के बचे हुए आधे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में, अब आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं बोलते, हाफ मोल ऑफ O2 बोल देते हैं, और इससे परिवर्तित होकर के वापस से V2O5 में ये पुनः प्राप्त हो जाता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए, जब ये V2O5 में था तो V2O5 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? +5 थी, जबकि V2O4 में वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों? +4 है। तो देखिए, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक होने की वजह से क्या करते हैं, ये अपने आप को इस तरीके से परिवर्तित कर लेते हैं और बाद में वापस से +4 से +5 और +5 से +4 में अपने आप को परिवर्तित करके रिएक्शन को कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होने की वजह से V2O5 जो है, V2O5 में वेनेडियम का ऑक्सीकरण अंक +5 है, और जब ये V2O5 SO2 को SO3 में कन्वर्ट करता है तो खुद V2O4 में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कि इसका ऑक्सीकरण अंक +4 रहता है। वापस ये ऑक्सीडाइज होकर के वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ में अभिक्रिया करके पुनः प्राप्त हो जाता है हमारा V2O5, जिसमें वेनेडियम के ऑक्सीकरण अंक कितनी है? +5। तो बताइए, उत्प्रेरक हुआ ना? देखो, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो किया पर परिवर्तित नहीं हुआ, और अभिक्रिया की दर को भी इसने बढ़ा दिया। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करने की वजह से भी ये कैसे होते हैं? उत्प्रेरकी गुणों वाले होते हैं। देखिए, अगली बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब कौन है? मेटल्स है बेटा, है ना। और मेटल्स कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब जो ठोस होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सरफेस पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको चिपकाने का काम कर लेते हैं, है ना। उनको अभिक्रिया करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अधिकांश तत्व, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, अधिकांश तत्व, अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व, अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकांश डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और गैसीय पदार्थों को या गैसीय अभिकारकों को, गैसीय अभिकारकों को अभिक्रिया हेतु आधार प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। किस प्रकार से? देखिए, आपने देखा होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से N2+3H2, इस अभिक्रिया से आपको क्या मिलती है बेटा? अमोनिया प्राप्त होती है ना। इस अभिक्रिया से आपको क्या प्राप्त होती है? अमोनिया प्राप्त होती है। N2 और 3H2 की अभिक्रिया से आपको ट्वाइस ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया प्राप्त होती है। अब ये जो अमोनिया आपको प्राप्त होती है ना, ये अमोनिया एक रिवर्सिबल मेथड है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो, जो इस डायरेक्शन में भी जा रही हो और इस डायरेक्शन में भी जा रही हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के थ्रू प्राप्त होती है। परंतु यदि यहाँ पर आयरन या मॉलिब्डेनम, जो हमारी संक्रमण धातु हैं, यदि इनकी उपस्थिति में ये करवाई जाए, है ना, तो अमोनिया की जो मात्रा है वो हमें जल्दी जल्दी मिलती है ना। तो फेरस और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में N2 और 3H2 जो कि क्या है? गैसेस है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, फेरस और मॉलिब्डेनम की सरफेस पर या सतह पर चिपक करके दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं और किसका निर्माण कर लेती हैं? अमोनिया का निर्माण कर लेती हैं। इसी प्रकार से N मोल ऑफ एथीन, N मोल ऑफ एथीन, N मोल जो एथीन के हैं वो आपने नाम सुना है R3AL and TiCl4 उत्प्रेरक। क्या उत्प्रेरक है ये? इसका नाम क्या है? R3AL और TiCl4, इसको बोलते हैं बेटा जिगलर नट्टा।
कौन सा उत्प्रेरक? जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। अब इस जिगलर नट्टा उत्प्रेरक में देखो टाइटेनियम है, एल्यूमिनियम है, दोनों ही कैसी हैं? हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना, डी ब्लॉक की धातुएं हैं। तो एथीन जो है जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या देता है बच्चों? ऐसे पॉलीमर का निर्माण करता है, ये बहुलक का निर्माण करता है और इसको बोलते हैं उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। हाँ जी, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन इसको कहा जाता है। हाई डेंसिटी वाली पॉलीएथीन आपको पता है ना, जो लो डेंसिटी पॉलीएथीन होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो आजकल चल रही है हमारे, है ना, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथीन तो जो है सरकार ने बंद कर दी है, और अब जो है हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, मोटी वाली पॉलीथीन का जो है इस्तेमाल करने लगे ताकि वो बायोडिग्रेडेबल हो सके या उसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो आराम से कर सके। तो वो कैसे बनती है? जो एथीन गैस होती है वो जिगलर नट्टा उत्प्रेरक के ऊपर से गुजारी जाती है, और जिगलर नट्टा उत्प्रेरक क्या करता है? उसका बहुलकीकरण कर देता है, और किसका निर्माण करता है? उच्च घनत्व वाली पॉलीएथीन का निर्माण करता है। तो उत्प्रेरक की गुणों को प्रदर्शित करने का एक कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये भी है क्या, कि वो अपनी सरफेस पर गैसियस अभिकारकों को चिपका लेती हैं, उनको एक सतह का प्रोवाइड करवाती हैं ताकि वो आपस में रिएक्ट कर सकें उत्प्रेरकीय गुणों में। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पर करूं कि उत्प्रेरक जो हमारे डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सहसंयोजक और आयनिक सभी प्रकार के बंध बनाते हैं, है ना। सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं, और जो अपने कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, सब तरह के बंध यहाँ पर बनाए जाते हैं। किनके द्वारा? डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा। तो ये सभी प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी ना, उनमें ये भाग लेंगे। जैसे कि देखिएगा, मैं एक अभिक्रिया लिख रही हूं, ये है एक अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी परिवर्तित करने का काम जो हमारी डी ब्लॉक की मेटल्स हैं वो कर देती हैं। किस प्रकार से करती हैं देखिएगा, है ना। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वो निकल की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि निकल यहाँ पे क्या काम करता है कि जो ये असंतृप्त, इसको बोलते हैं बेटा असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल, इस असंतृप्त वसीय अम्ल को निकल की उपस्थिति में यदि हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए इसकी, तो हाइड्रोजन क्योंकि गैस है, हाइड्रोजन गैस को निकल जो है अपनी सरफेस पर चिपका के लाता है और बोलता है कि भाई इसको तू असंतृप्त से संतृप्त करने का काम कर। संतृप्त कैसे हो जाएगा कि ये जो CH है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है वो टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक संतृप्त वसीय अम्ल बन जाएगा, ठीक है। संतृप्त वसीय अम्ल यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। इस संतृप्त वसीय अम्ल को आप पता है किस नाम से जानते हैं? वनस्पति घी के नाम से जानते हैं बेटा। वनस्पति घी के नाम से जानते हैं। जो डालडा है ना, डालडा होता है ना, वो डालडा है ये। और ये कौन है? अपने तेल। तो आप खाद्य तेल से वनस्पति घी का निर्माण किस विधि द्वारा कर सकते हैं? इस विधि द्वारा। कारण क्या है कि हमारे जो संक्रमण धातु हैं, आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही प्रकार की यौगिकों का निर्माण करती हैं, है ना। संक्रमण धातुएं आयनिक तथा संक्रमण धातुएं आयनिक तथा सहसंयोजक सभी प्रकार के
यौगिकों के रूप में उपस्थित होती हैं। कि यौगिकों के रूप में उपस्थित रहती हैं और सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में और सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में भाग लेती है। तो देखो निकेल ने यहाँ पर किसके तरह काम किया, असंतृप्त को संतृप्त बनाने का काम किया। तो बताइए सहसंयोजक बंधों को आपस में परिवर्तित करने का काम किया ना। तो उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण धातु यहाँ इसलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि ये आयनिक यौगिक भी बनाती हैं और सहसंयोजक यौगिक भी बनाती है। तो दोनों ही प्रकार के यौगिक बनाने की वजह से संक्रमण धातु यहाँ भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को या असंतृप्त वसीय अम्ल जो कि एस्टर है, इसको संतृप्त वसीय अम्ल एस्टर में परिवर्तित करने का काम करती है, जिससे खाद्य तेल को वनस्पति घी में आराम से परिवर्तित किया जा सकता है। उत्प्रेरकीय गुणों के बाद में हम चर्चा करेंगे चुंबकीय गुणों पर। ठीक है, अब चुंबकीय गुणों को बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, पढ़ाना चाहूंगी मैं ये आपने बनाया है कभी? से अनार, ओहो आपने बनाया है बेटा कभी? थोड़ा सा मैं को हाईलाइट करना चाहती हूँ, इसलिए देखिएगा। आपने बनाया है अ से अनार। हेलो जी, पेन से ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। से अनार बनाया है क्या? ये इसको जानते हो, अ से अनार। अ से अनार का मतलब यहाँ पर अ से अनार नहीं है, अ से मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अ से मतलब क्या है यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या? आकर्षण। अ से आकर्षण, हाँ आ ई नहीं पढ़नी है अभी हमको। अ से आकर्षण होता है मैडम, मेरे को पता है अ से आकर्षण होता है, पर अ तो आ रहा है ना यहाँ पर। ये देखो अ से आकर्षण मान लीजिए, है ना, अ का ही भाई है आ। तो आकर्षण कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, आकर्षण कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण अनुभव करते हैं तो क्या कहलाते हैं? अ से अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जब भी किसी मेटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षण का अनुभव करेंगे और ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ वो होंगे जिनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित होंगे। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाई है। अ बनाने से तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई अनुचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में यदि विस्तार से चर्चा की जाए, है ना, तो अनुचुंबकीय जो गुण होता है वो क्या होता है? देखो अनुचुंबकीय गुण जब भी किसी डी ब्लॉक के मेटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो क्या करेंगे? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होंगे, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण अनुभव करते हैं। आकर्षण अनुभव करते हैं, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये आकर्षण अनुभव नहीं करते। तो ऐसे तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं?
अनुचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। अब जो अनुचुंबकीय तत्व, अनुचुंबकीय जो गुण है ना, अनुचुंबकीय जो गुण है बेटा वो कैसा गुण है? अस्थायी हुआ ना, अनुचुंबकीय गुण अस्थायी हुआ। भाई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब तक है तब तक तो ये आकर्षण का अनुभव करेंगे, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर ये चुंबक के साथ में जो आकर्षण है वो अनुभव नहीं करेंगे, चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेंगे। तो अनुचुंबकीय गुण कैसा हुआ? अस्थायी हुआ। अस्थायी प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो अनुचुंबकीय गुण भी खत्म, है ना। तो ऐसे तत्व, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ऐसे तत्व जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करे, परंतु हटा लेने पर यह आकर्षण का अनुभव नहीं करे, चुंबकत्व का जो गुण है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे जो अनुचुंबकीय गुण वाले जो हैं वो क्या, अनुचुंबकीय जो गुण है वो कैसा गुण है बेटा? अस्थायी गुण है। ठीक है। अब तीसरी बात मैं यहाँ पर करूं कि अनुचुंबकीय जो गुण है, अनुचुंबकीय गुण, उसको मैं अनुचुंबकत्व भी बोल सकती हूँ, है ना। अनुचुंबकत्व गर्म करने पर समाप्त हो जाता है। अतः ताप में वृद्धि से अनुचुंबकीय गुणों में कमी आती है ना। अनुचुंबकीय गुण जो है वो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे जो अनुचुंबकत्व जो है तत्वों का वो क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अस्थायी प्रभाव है ना। अब अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वे क्या करते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षण का अनुभव जो है वो क्यों आकर्षण अनुभव करते हैं? कि भाई अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय रेखाओं को अपने में से गुजरने देते हैं। कैसे गुजरने देते हैं देखिएगा। ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर मैंने रखा हुआ है बच्चों, और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसका मैंने बना दिया यहाँ पर नॉर्थ पोल और इधर बना दिया साउथ पोल। अब जब चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, ये इन चुंबकीय रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने देता है इस प्रकार से। तो इसके अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है? एक प्रकार का चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित, ये भी एक प्रकार का चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है। जैसे ही आप इनको हटाओगे चुंबकीय रेखाओं का इधर से इधर जाना बंद हो जाएगा, तो यहाँ से जो चुंबकत्व आना वो भी कम हो जाएगा। इसलिए ये पदार्थ कैसा होता है? अस्थायी जो प्रभाव होता है, अनुचुंबकीय प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। गर्म करोगे तो भी क्या होगा? ये रेखाएं जो है वो यहाँ से नहीं गुजरने देगी, क्योंकि ये जो तत्व है, ये जो पदार्थ है, ये कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो अपने अंदर से चुंबकीय रेखाएं जो यहाँ से इसके अंदर से जा रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, वो यहाँ से नहीं गुजरने देगा। और इसके एग्जाम्पल्स देखिए आप कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं। जैसे Mn2+, आयरन के दोनों मॉलिक्यूल्स देखो, फेरस भी और फेरिक भी, है ना। कोबाल्ट का 2+, निकिल का 2+, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, जो चुंबकीय रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। ठीक है।
अपने अंदर से इस प्रकार पास होने देते हैं। अब इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो अस्थायी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बेटा? देखो, हम जब छोटी क्लासेस में थे तो हम पढ़ते थे कि ये नाभिक है, ठीक है। अब नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षीय गति करता है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अक्ष पर भी लगातार घूमता रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से पृथ्वी जो है वो सूर्य के अराउंड चक्कर लगाती है ना, तो कैसे लगाती है? देखो, इस तरीके से चक्कर भी लगाती है और अपनी अक्ष पर भी, अपनी धुरी पर भी इस प्रकार घूमती है, जैसे दिन और रात होते हैं और है ना, जो मौसम वगैरह परिवर्तन है वो इस वजह से ही होता है ना। तो सूर्य के आसपास कक्षाओं में भी चक्कर लगाती है और अपनी अक्ष पर भी चक्कर लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन का भी इस प्रकार का व्यवहार कैसा? एक तो कक्षीय गति के कारण और एक अक्षीय गति के कारण, है ना। भाई वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने की वजह से कक्षीय गति और एक होती है अक्षीय गति। मैं इसको इस प्रकार से बोलती हूँ। तो चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार से आती है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इस प्रकार से वृत्ताकार कक्षाओं में जब चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर उत्पन्न होता है इसकी वजह से क्या? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। जिसे आप म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने की वजह से, है ना, ये क्या है? अक्ष पर, अपनी अक्ष पर ही जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है या घूमता है तो इसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। तो कक्षाओं में घूमने की वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है नाभिक के आसपास, तो उत्पन्न होता है क्या? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर स्पिन करता है ना, स्पिन करता है, तो भाई चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। चुंबकीय आघूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, और अगर अपनी ही एक्सिस पर या अपनी अक्ष पर स्पिन कर रहा है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। या चक्रण स्पिन होना, चक्कर लगाना, बिल्कुल चक्री हो जाना, है ना। चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। और इसको कहा जाता है म्यू एस। चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहेंगे? म्यू एस, ठीक। अब जो टोटल, जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक गतिशील कण है ना, और गतिशील कण जब गति करता है तो दो तरह के चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करता है, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, है ना। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो तो कैसा होता है बेटा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये काम करता है। परंतु चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कार्यरत होता है ना। जिसकी वजह से क्या होता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये तो आकर्षित होता है और ये कैसा हो जाता है? प्रतिकर्षित हो जाता है ना। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, अब इसकी वजह से तो क्या होगा? प्रतिकर्षण, और इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? आकर्षण अनुभव होगा। तो अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालने को बोले, अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालने को कहा जाए किसी भी एलिमेंट का, तो चुंबकीय आघूर्ण जो है म्यू एल तथा म्यू एस, है ना, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का सम होगा, है ना। इनके योग को ही आप चुंबकीय आघूर्ण कहोगे,
है ना। परंतु ये तो कहाँ लग रहा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि ये तो क्या अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही इसकी दिशा होती है, और तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ में क्या अनुभव करेगा, आकर्षण का अनुभव करेगा। तो किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट की यदि आप चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी बेटा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण पर, म्यू एस पर, न कि म्यू एल पर, क्योंकि म्यू एल की वजह से तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इस पर आगे बात करते हैं। तो पहले एक एक करके हम इनको समझते हैं कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को आप म्यू एल, अभी मैंने बताया है ना, म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण जो है इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं में गति के कारण उत्पन्न होता है, गति के कारण उत्पन्न होता है, और इसकी दिशा, इसकी जो दिशा होती है वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके विपरीत दिशा में यदि लग रहा है तो कौन सा चुंबकीय आघूर्ण है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है। परंतु यदि हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस की बात करें, है ना, चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस की हम अगर बात करें तो चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के अपनी अक्ष पर घूर्णन से चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। इसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है। में ही होती है। ठीक है, ये कहाँ काम करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में काम करता है, इसलिए किसका अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करता है। यानी कि इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, इस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की वजह से होता है। चक्रण चुंबकीय जो आघूर्ण है इसे ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो है वह ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। सूत्र म्यू एस के लिए क्या है, अंडर रूट n प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही n से प्रदर्शित यहाँ पर किया जाता है। अब ये जो म्यू है इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो कितनी होती है, BM। BM का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, कितनी होती है, बोर मैग्नेटॉन। क्या होती है म्यू एस की यूनिट, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब बोर मैग्नेटॉन जो यूनिट है, ये जो बोर मैग्नेटॉन यूनिट है, इसका भी एक बोर मैग्नेटॉन जो है वो किसके बराबर होता है, EH अपॉन 4 पाई MC, इसके बराबर होता है। NH अपॉन या EH अपॉन 4 पाई MC के बराबर होता है। ठीक है, EH अपॉन 4 पाई MC जो होता है वो एक बोर मैग्नेटॉन होता है। ये कई बार पूछ लिया गया प्रश्न है कि एक बोर मैग्नेटॉन किसके बराबर होता है, तो EH अपॉन 4 पाई MC के बराबर होता है। अब बोर मैग्नेटॉन जो है ना, आप जब किसी भी नेट चुंबकीय आघूर्ण की जब बात करेंगे, है ना, टोटल चुंबकीय आघूर्ण की जब बात करेंगे तो टोटल चुंबकीय आघूर्ण के लिए तो म्यू एल प्लस म्यू एस ही आपको करना पड़ेगा, है ना। परंतु ये विपरीत दिशा में है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश काम करता है ना। तो इसलिए म्यू एल जो है वो लगभग कैसा माना जाता है, नगण्य माना जाता है। किनके लिए, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, है ना, डी
ब्लॉक के तत्वों में बाह्य इलेक्ट्रॉन n-1 d में उपस्थित होते हैं और ये n-1 d जो है वो बाह्य वातावरण के साथ में संपर्क में होता है। बाह्य वातावरण के साथ में संपर्क होने की वजह से इनका जो म्यू एल होता है बेटा वो कैसा हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इसलिए म्यू नेट की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, म्यू एस पर डिपेंड करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त करते हैं हम किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। क्या, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम तो यहाँ पर कैसा हो गया है, नगण्य हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो अब इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, विपरीत दिशा में कार्यरत होंगे और विपरीत दिशा में यहाँ पर जब काम होगा तो काम उल्टा हो जाएगा। तो प्रतिकर्षण तो अनुभव का हमें करवाना नहीं है, हमें क्या अनुभव करवाना है, आकर्षण अनुभव। और आकर्षण जो है वो किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है क्योंकि इनकी जो दिशा होती है, म्यू एस की जो दिशा होती है वो अनुदिश होती है, दिशा किसके, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यहाँ पर दिशा होती है। इसलिए जब भी हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम या चुंबकीय आघूर्ण की चर्चा करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि n-1 d के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्य वातावरण के साथ संपर्क में रहते हैं और बाह्य वातावरण में ही क्या है, चुंबक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो मेरे नौनिहालों, आज आपने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, डी ब्लॉक के जो तत्व, संक्रमण जो तत्व हैं उनके उत्प्रेरकीय गुणों के बारे में पढ़ा, उनकी चुंबकीय जो प्रकृति है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो चुंबकीय प्रकृति में हम लोगों ने उसके प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात की है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में बात की है ना। तो इन सभी के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो अभी के लिए इतना ही। मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।